नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एक और मैं नया जो है चैप्टर जो है पाठ लेकर आऊँगा, बाज़ार का दर्शन मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था भक्त इनके बारे में जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा। तो मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12वां चैप्टर जो हमारा पार्ट बी मैंने आपको बोला था पार्ट ए हम बाद में करेंगे जो हमारा जितनी भी कविताएँ हैं। पार्ट बी जो हम बाज़ार का दर्शन करेंगे, ठीक है? उसका जो सेकंड चैप्टर वो मैं लेकर आया हूँ। तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बातों-बातों मैंने अपना चैनल का नाम बताना भूल ही गया। तो मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन फंडा 2.0। हाँ जी, ये मेरे चैनल का नाम है। अगर आपको पहली वीडियो पसंद आई है, तो दबा के लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए, समय वक़्त बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं, जो हमारी दूसरी जो है पार्ट बी की दूसरी जो है कहानी है, बाज़ार का दर्शन, जो कि जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। तो पहले मैं इसके बारे में राइटर के बारे में थोड़ा-सा आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि राइटर है कौन है? जैनेंद्र कुमार उनकी जन्म कब हुआ था, रचनाएँ कब है, ठीक है? ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ था सन 1905 में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएँ की बात करें तो परम अनाम स्वामी, सुनीता त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास, वातायन एक, रात दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजन्य, पांजेब कहानी जो है संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार का समय और हम विचार प्रधान निबंध संग्रह। तो ये सब उन्होंने क्या है इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी। इनको पुरस्कार जो मिला है वो साहित्य अकादमिक पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित, और इनका निधन जो हुआ था वो हुआ था 1990 में। तो ये थी इनके बारे में कुछ। तो पाठ का जो सार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पाठ में है क्या है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो प्रस्तुत निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। किसके ऊपर? बाजार के ऊपर। लेखक ने सार रूप में यह बात प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की जो है आवश्यकता पूर्ति का साधन है। हाँ, बात भी सही है वैसे कि बाजार जो है मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम बाजार से ही लेते हैं। चाहे वो हमारी दवाइयों से लेकर हमारे खान-पान, कपड़े सब हम किससे लेते हैं? बाजार से लेते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है जी? तो शोषण दिखावे अपूर्ति का नहीं है। ठीक है जी? तो मैं बुलेट पॉइंट्स में पढ़ूँगा, उसके आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है? मित्र द्वारा फालतू खरीद देखो लेखक के एक मित्र बाज़ार से मामूली चीज़ जो है वो खरीदने गए, ठीक है? मित्र के साथ। परंतु लौटते हुए क्या है? 1 मिनट। आज ये बीच में थोड़ा स्क्रीन बंद हो जाती है, इसको थोड़ा आप इग्नोर कर लिए ना, ठीक है? तो कहाँ थे हम? हाँ, परंतु लौटते तो साथ में बहुत से बंडल ले आए, ठीक है? पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोपा। लेखक के अनुसार जो है सभी मनुष्य इस मामले में पत्नी की ही ओट लेते हैं। ऐसे फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। देखो, इस पूरे में क्या है कि हम लोग जो है फालतू खर्चा बड़ा करते हैं, बेनजायज पैसे खर्चते हैं, ठीक है? बाजार में गए हो तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, ठीक है? जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती हम वो भी अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है? तो लेखक कहता है कि ऐसे लोग फालतू की खरीद के पीछे क्या उनका तत्व क्या है कि उनमें क्या है पैसे की गर्मी होती है। पैसा एक पावर है, ठीक है? उसका प्रदर्शन करने के लिए क्या है लोग अपने आस-पास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं, ठीक है? पैसे की गर्मी, ठीक है? पैसा पावर है। पावर कैसे है कि
आजकल तो रिश्वत दे के ही आप देख लो कि नौकरी भी एक रिश्वत ही है। आजकल रिश्वत से क्या हम नौकरी लग जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा देखिए आपके मिनटों में काम स्किंटों में होगा, ठीक है। जहाँ इतने लोग परिश्रम कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बट रिश्वत लेने पर ही बैठे हैं। जो लोग अच्छे से काम नहीं करते भाई, उनको भी क्या है, नौकरी में जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, रिश्वत एक पैसा एक क्या है, एक पावर है, ठीक है जी। पैसा एक पावर है। तो लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर क्या है, उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, ठीक है। वे पैसों को जुड़ा हुआ देखकर क्या है, फूलते फूलते रहते हैं, ठीक है। उक्त मित्र ने भी बताया कि वही खरीद के सामने क्या है कारण, सारा जो है मनी बैग जो है, वो मनी बैंक जो होता है, मनी बैंक समझते हैं आप, इसमें हम जो है चिल्लर जितने भी पैसे जो अपने पिगी बैंक में डाल देते हैं, मनी बैंक में खाली हो गया उनका, ठीक है। ये था पहला। दूसरा पॉइंट है कि बाजार का आकर्षण। देखो फालतू खरीद एक अन्य कारण है, बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है। वह ऐसा सजा होता है कि बेह ही जो हो, जो न फंसे, ठीक है। बाजार वास्तव में क्या है, रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है, मतलब अट्रैक्शन करता है। आप देखते हो कि बाजार कभी भी आप बाजार जाइए तो बाजार में क्या देखते हैं कि बाजार में बहुत लाइटनिंग लगी होती है ना। आप किसी मामूली शॉप में नहीं जाएंगे आप, कई लोग जाएंगे एक्सपेंसिव, ये मॉल्स वगैरह में एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये क्या है, हमें मोहित करता है, मतलब हमें अट्रैक्ट करता है अपनी चीज़ें, ठीक है। एक तरफ हीरा रख लीजिए, हीरे भी आपको क्या अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसकी चमक ही इतनी है, शाइन ही इतनी है भाई, ठीक है। तो वह लूटने के लिए जो प्रेरित करता है। तो बाजार में आमंत्रित तो होता है परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह में अपने अभाव जो है उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने न जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दूसरे मित्र का अनुभव। देखो एक अन्य मित्र जो है वो दोपहर को बाजार गए तो शाम को लौटते बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ सब कुछ क्या है, लेने का मन करता है, इसीलिए कुछ भी न ले पाया। क्यों? क्योंकि वस्तु क्या है, लेने का मतलब था कि शेष को छोड़ना। सही बात थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सबकी ओर क्या है, चाहे घेर लेती। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती, ठीक है जी। बाजार का जादू, तो बाजार का जादू रूप का जादू है भाई। यह तभी असर करता है जब मन खाली है ना, तब असर करता है। तो खाली मन होने पर सब और का नियंत्रण जो है वो पहुंच जाता है। सब चीज खरीद लेने का मन होता है परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय क्या है, आलसी बढ़ाती है, ठीक है। हम कोई ऐसी वस्तु उठा के ले आते हैं जो हमें आराम देने की बजाय क्या है, हमें आलस्य बना देती है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें बड़ी आगे हुई है, ठीक है। एक चलो वॉशिंग मशीन लेते हैं। वॉशिंग मशीन है, कपड़े डाले आपने, डिटर्जेंट वगैरह आपने, निरमा नुरमा डाला, मशीन ऑन कर दी। वो आपके काम को क्या है, एक आलस्य में तब्दील कर रही है वो। हम अगर पुराने ज़माने में जाए तो हम क्या है, अभी भी कई लोग के हाथों से कपड़े धोना जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू वॉशिंग मशीन। हाँ, तब्दील है, छूट है, मतलब आपके काम को आसान करती है। बट जितना टाइम मशीन में वो टाइमर सेट होगा, इतनी देर में भैया हाथ से कपड़े मल के धोएंगे, इतनी देर में। हाँ, स्पिन कर सकते हैं, स्पिन में कोई जबरदस्ती नहीं, मशीन आप यूज़ कीजिए। बट हमारे अब काम को क्या है, आसान बनाने की बजाय क्या हमें आलस्य। अब सोचते हो कौन हाथ से लगा रहे, कौन मले, इससे अच्छा है मशीन में डाले, पानी छोड़े, डिटर्जेंट डाले, टाइमर ऑन करे, फिर क्या है, वो टाइमर के अकॉर्डिंग वो जो आपके कपड़े को जो है रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे टाइमर ऑन हो गया, आप ड्रेन में डालोगे, पानी निकलेगा, ये सारे प्रोसेस है। तो कहने का मतलब क्या है कि काम को बढ़ाना, कोई बहुत ज़्यादा काम को आप बढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, अभी भी हाथ से धोते हैं, कोई कई लोग हाथ से धोते हैं, कोई कोई वॉशिंग मशीन। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हम आलस्य में तब्दील होते हैं। तो हाँ, इसी में जो है स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। संसार की जकड़ भी बढ़ाती है।
तो जादू को रोकने का उपाय क्या है? यही बाजार जाने से पहले क्या है, मन खाली ना हो। ठीक है, मन में लक्ष्य होना चाहिए कि तब बाजार में तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थ है आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है जी। खाली मन और बंद मन का अंतर देखो। बंद मन का अर्थ क्या है कि शून्य हो जाना, जीरो। शून्य होने का अर्थ क्या है कि अधिकतर सिर्फ परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं अटकेगी। इच्छा का विरोध करना झूठ है। यह डांट देकर मन को बंद करना है। यह लोभ को जितना नहीं है, बल्कि लोभ को जीत है। लोभ की क्या है? जीत है। तो मन को क्या है? बलात् बंद करना हो हटेगा हठ योग है। इसमें यह संकीर्ण और श्रद्धा होता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को क्या है? स्वीकार करना है। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। तो अंत इसमें क्या है भाई? मन बुलाते न रोककर उसकी जो है बात सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी की छूट मन को क्या है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अखिल का क्या है? अंग है। आगे देखिए, भगत जी का किस्सा। देखो, लेखक के पड़ोस में क्या है? एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते थे। क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। तो उनका नियम है कि प्रतिदिन 6 आने से क्या है? अधिक नहीं कमाते थे। ठीक है, 6 आने से वो अधिक नहीं कमाते थे, इसलिए वे अपना क्या है? चूरन थोक व्यापारी को क्या है? या ऑर्डर पर नहीं देते थे। निश्चित समय पर अपनी क्या है? पेटी उठाकर क्या है? चूरन बेच निकलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति क्या है? अपना सद्भावना प्रकट करने के लिए क्या है? चूरन खरीदते हैं। ज्यों ही 6 आने की कमाई पूरी होती है तो वह क्या है? शेष चूरन बालकों से क्या है? मुफ्त बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ जो है वो बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर क्या है? बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत जी शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, बड़ी बड़ी बातों भी क्या है? नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उसके मन में क्या है? विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में क्या है? पैसे का जरा भी क्या है? दया नहीं आती। पैसे की व्यंग शक्ति देखो। पैसे की व्यंग शक्ति दारुणा है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में क्या है? गहरी व्यंग की लीक उठती है कि हाय, तेरे पास यह मोटर क्यों नहीं है? तूने मोटर वाले माँ बाप के घर में जन्म क्यों नहीं लिया? देखो, कहने का मतलब क्या है? हमारे में ना, इसे थोड़ा हटकर बात कर लेता हूँ कि हमारे मन में ना एक थोड़ी इच्छा होती है। चलो, आईफोन, आजकल तो आईफोन का ही ज़माना है। आईफोन की बात लेते हैं कि आईफोन आप किसी के अप चलो, आपके पास नहीं, किसी आपके दोस्त के ही पास है, आप उससे क्या है? ईर्ष्या करना शुरू कर देते, जेलसी लेना स्टार्ट कर देते हो कि भाई तुमने ये आईफोन क्यों लिया है? ये आईफोन मेरे पास क्यों नहीं है? ले करते हैं जेलसी। तो हम सोचते हैं आजकल गाड़ी, क्योंकि हम सोचते हैं ना, हाय हमने गाड़ी वाले घर में क्यों नहीं जन्म लिया, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। ठीक है, हम ना इच्छाएं रखते हैं। ठीक है, यह व्यंग शक्ति अपने क्या है? सगे के प्रति कृतघ्न जो है बना लेती है। परंतु उस चूरन वाले पकड़ के सामने क्या है? यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। वह कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग के सामने अजय रहा रहता है? उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु यह सत्य है कि जहां तृष्णा है वहां बल नहीं। सच है कि तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम जो है वो करती है। यह मनुष्य पर धन की और जो है वो चेतन पर जड़ की विजय है। ठीक है, आगे है भगत जी का बाजार के बारे में दृष्टिकोण। मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो क्या सोचते हैं कि एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने क्या है? देखा भगत जी सबको साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते जाते हैं। बाजार का सब जो है माल भी देखते हैं। उनके मन में क्या है? सारे सामान के प्रति क्या आशीर्वाद का ही क्या है? भाव है, विद्रोह का नहीं। विद्रोह का मतलब दुश्मनी का। तो क्यों क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो क्या है? मन भरा हुआ है। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न होकर क्या है? सारे फैंसी स्टोर छोड़कर क्या है? पंसारी
की दुकान पर क्या है जीरा, काला नमक आदि खरीद। पंसारी समझते हो, जहाँ पे आपका राशन रूशन मिलता है आपके घर का, पंसारे, है ना। तो वहां से क्या है जीरा, काला नमक आदि जो है वो खरीदते हैं, चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने क्या है बाजार तभी तक है जब तक भाई जीरा चाहिए। जीरा लेते ही बाजार क्या है शून्य। फिर चांदनी चौक की आकर्षण बुलाते रहे, या कहीं चांदनी बिछी रही तो बिछे रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते। आखिरी है बाजार की सार्थकता। देखो लेखक के अनुसार क्या है, बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल पैचिंग पावर, है ना, परचेजिंग क्या होती है, खरीदारी, परचेजिंग के बल पर क्या है बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं। वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकते, तो ऐसे लोग क्या है बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्य की परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक को क्या है बेचक रह जाते हैं। तो मानको एक दूसरे को क्या है ठगने की क्या है ताक में हो, तो ऐसे बाजार में क्या है शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। तो ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या है विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण जो है वो करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औधा है, मानवीय है, अति निशास्त्र है। तो ये था इसका सार। तो अब हम पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा गया है कि बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, बात एक ही है। तो आप जान सकते हो कि जो है पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बार जो बाकी की जो क्वेश्चन है, जो 4-5 जो आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आप देख लेना। हाँ, 5 ही क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन जो है चौथा पांचवा क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक वो गो थ्रू हो जाना। पर जो मेन क्वेश्चन हम उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाजार वाला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी, ठीक है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट मिटा देता हूँ पहले मैं, ठीक है, चलो जी, वेरी ऊपर लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, देख लेना। चलो जी, पहला है बाजार का जादू चढ़ने में। देखो, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य पर, पहला प्रश्न का उत्तर है कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं का क्या हो जाता है, वश में हो जाता है। वह लालच में आकर क्या है गैर जरूरी चीजों को पीछे खरीद ले चला जाता है। परंतु जब जादू उतरता है तो उसे क्या ज्ञात होता है, ये वस्तु उसे आराम देने की बजाय क्या है उसके आराम में क्या डाली है, खलल डालती है। ठीक है जी, आगे है भगत जी के व्यक्तित्व। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का जो है कौन सा जो है सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका जो आचरण समाज में शांति स्थापित करने में जो है मददगार हो सकता है। ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो भगत जी चौक बाजार में क्या है आंखें खोलकर चलते हैं, लेकिन उससे क्या है देखकर भौचक्के नहीं होते, वो नहीं होते, और भौचक्के बनता है मतलब थोड़ा वो नहीं होते कि हाँ ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनके व्यवहार में क्या है असमंजस नहीं होती, वे खोए खोए से नहीं खड़े होते। भांति भांति के बढ़िया माल के प्रति मन उनमें कोई अप्रीत्य का भाव जो है नहीं आता। वे खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न भाव से क्या है चौक बाजार में चले जाते हैं। मार्ग में क्या है पड़ने वाले फैंसी जो स्टोर होते हैं ना, वे उधर पे भी नहीं रुकते। उनके जीरा और काला नमक खरीदना तक जो है खरीदना होता है तो वे पंसारी की दुकान, मैंने भी बोला था पंसारी की दुकान पर वो रुकते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह जो है पहलू जो है लेखक में जो है उभर कर जो है वो आया है। आगे देखो, निश्चय ही भगत सिंह का जो है आचरण
समाज में शांति स्थापित करने वाला। देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है कि बाजार में उनका कौन सा व्यक्तित्व पहलू भर कर आया है और क्या आपकी नज़र में उनका आचरण जो है वो शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। कई बार बच्चे क्या है क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, वो पहला पार्ट पढ़ते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर जब आंसर खत्म हो जाता है फिर आप बोलते हैं कि जो आंसर का आपने दूसरा पार्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं, पहले पार्ट का आपने आंसर तो लिख दिया कि हाँ उनका क्या पहलुओं को भर कर आता है, क्या शांति, फिर आपने बाद में पढ़ा कि शांति स्थापित करने में मददगार कैसे उनका आचरण। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पेपर में। ठीक है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए फिर आप आंसर लिखिए, पैनिक मत करिएगा। ठीक, तो निश्चय ही भगत सिंह का जो आचरण है समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। कैसे? देखो, अधिक से अधिक है सामान जो है सामान जोड़ने की वासना समाज में अशांति उत्पन्न करती है। यदि व्यक्तित्व अपना आवश्यकता अनुसार जो है ही खरीदारी करे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, भाई मनुष्य को असंतोष नहीं होगा, अंततः समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्तित्व बाजार को सार्थकता प्रदान करने में है, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। और ये क्वेश्चन पूछा कैसे गया है कि बाजार दर्शन पाठ के अनुसार बाजार को सार्थकता कैसे लोग जो है प्रदान कर सकते हैं। देखा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, बात वही है। पर बाजार रूपन का आशय क्या है? ऊपरी चमक धमक को दिखावा। जब माल बेचने वाले बेकार की चीजों को क्या है आकर्षक क्या बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहां क्या आ जाता है? बाजार रूपन। इसी प्रकार जब ग्राहक जरूरत की चीजों की बजाय क्या है अपनी मनी पावर दिखाने के लिए क्या है जो है बाजार से माल खरीदते हैं तो वहां पर क्या है बाजार रूपन होता है। इस व्यवहार में छल कपट और शोषण का बोलाबाला है। ठीक है जी, यह है पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका कि किस प्रकार के जो है लोग, लिखा है किस प्रकार के, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक मिनट। अगला है किस, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, ये अब इस क्वेश्चन का आंसर है कि किस प्रकार के लोग जो है वो सार्थकता है, ये है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व बाजार को क्या सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजारोपन की सार्थकता किस में है। ये देखो, जो मनुष्य बाजार से आवश्यकता की चीजों को खरीदते हैं वे जो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार चीजें बेचते हैं उन्हें लुभाने के लिए नहीं, वहीं पर क्या है बाजार सार्थकता जो है वो हो जाता है। ठीक है जी, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है पर मैं एक बार फिर भी आपको करवा देता हूँ कि बाजार का किसी लिंक का जो है किसी का लिंक जो है जाति धर्म या क्षेत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का कोई अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिया, पहले 3 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो वो भी आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी, पहले की भी आ जाएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स पे आप लिख देना एक बारी कि आपको PDF चाहिए आंसर्स की प्लस क्वेश्चन पेपर की, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आप मुझे बोल दीजिएगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, चलो, तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो क्या करना, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना। सब्सक्राइब भी करो, आप सब्सक्राइब नहीं करते ना ही लाइक करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज की जो टिप है वो मैं थ्रू आउट जितना भी, जब ये हिंदी का जो है पूरा सिलेबस ख़त्म होगा एक साथ टिप मैं दूंगा, क्या होगी वो आपको सरप्राइज है कि वो टिप क्या है। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय। अब जितनी भी वीडियो होगी वो एक साथ कंबाइन ही होगी। ठीक है, तो मिलता हूँ अगला चैप्टर लेकर आप सबके सामने। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन फंडा 2.0। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बाजार का दर्शन। ठीक है जी, इस बार हम जो अगली जो है कहानी लेकर आए हैं वो है काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की। ठीक है,
तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करो, आप सभी को पता ही क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो पहली वीडियो वो पसंद आएगी। ठीक है, जो बाकी की जितनी दूसरे से लेकर दूसरी वीडियो मतलब दूसरा पार्ट है, मतलब वो जो इस वीडियो पर एक साथ ही आएगी वीडियो। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको मैं सभी राइटर के बारे में प्लस उसकी जो है चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आई थिंक शाम तक आ जाएगी, तो आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। तीसरी जो हमारा पार्ट है, काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती की रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म, प्रमुख रचनाएं और कि इनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं वो देखते हैं। तो इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो है कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह में, बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास में जैसे अंधा युग, गीति नाट्य में, पश्यंती कहानी, अन कहानी, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय निबंध। तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी प्रमुख। इनको जो सम्मान जो है उनको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य की कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनका निधन जो है वो हुआ था 1997 में। ठीक है जी, इनका निधन तब हुआ था। ठीक है, पाठ का हम सार करते हैं कि इसमें है क्या। इस पाठ में काले मेघा पानी दे चैप्टर का नाम है। तो काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास से संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। देखो, दोनों की अपनी अपनी क्या है दृष्टियां है। लेखक ने दोनों पक्षों को क्या है अपनी तरह से क्या है प्रस्तुत करके निर्णय पाठक को क्या है छोड़ दिया है। पाठ का सार इस प्रकार है। देखो, इस प्रकार है मतलब इस तरीके से सॉरी। इंद्रसेना के कार्यकलाप। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग थड़ंग जो है लंगोटधारी किशोरों की एक टोली, किशोर मतलब छोटे छोटे बच्चे, उनको किशोर का है। ठीक है, गंगा मैया की जय बोलते हुए क्या है गलियों में निकल पड़ती थी। ठीक है, वे घर घर जाकर क्या है आवाज लगाते थे, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। मतलब उन जो बच्चों की जो मतलब ग्रुप का जो नाम था आप बोल सकते हो, उनका क्या नाम था, इंद्रसेना उनका नाम था। ठीक, तब घर की औरत क्या है तमुंजलिय के बारे जो है बारजे पर क्या है चक्कड़ कर क्या है उन पर घड़ा भर कर क्या है पानी उड़ेल देती थी। ये बच्चे उसी जल में क्या है नहाते भीगते और गीली मिट्टी में क्या है लौटते थे। वे पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़गानी दे, काले मेघा पानी दे। एक बार फिर से बोल देता हूं, काले मेघा पानी दे गुड़गानी दे, सॉरी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़गानी दे, काले मेघा पानी दे। अब हैरान की बात क्या थी कि जब गर्मी के मारे लोग तप भून रहे होते हैं, कुएं तक सूखने लगते हैं, खेतों की मिट्टी सूखकर क्या है पत्थर हो जाती है, तो ढोर डंगर प्यास से क्या है मरने लगते हैं, तो क्या आकाश में बादलों का नाम मो निशान नहीं होता, तो पूजा पाठ और कथा विधान भी क्या हार जाते थे। अब तब यह इंद्रसेना जो है वो कीचड़ से लथपथ होकर क्या है मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। लेखक का विरोध। तो लेखक की आयु भी क्या है इन्हीं किशोर के समान थी, परंतु वह इंद्र सभा को मेंढक मंडली का उन्होंने क्या है कहकर इनका जो है विरोध किया। क्यों? लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था, वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वह क्या है इन्हें अंधविश्वास कहता था और इनका जो है प्रखर विरोध करता है। उसे समझ नहीं आता कि जब पानी का पहले भी इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों अब बहाया जाता है। अगर यह सेना इंद्र सेना की है तो सीधे इंद्र देवता
पानी क्यों नहीं मांग लेते भाई? अगर इंद्र सेना इंद्र की ही सेना है तो इंद्र देवता खुद क्यों नहीं प्रकट होते पानी लेने के लिए? ठीक है, तो ऐसे ढोंगियों के कारण क्या है, हम भारतीयों के अंग्रेजों में क्या है पिछड़ गए हैं और वे गुलाम बन गए। ठीक है जी। जीजी का प्रखर विश्वास, देखो लेखक की समस्या यह थी कि सबसे अधिक जो है श्रद्धा अपनी वो है जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्र सेवा क्या है सभा तथा अन्य अंधविश्वासियों को क्या है बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की क्या है पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथ से क्या है करवाती थी। वह चाहती थी कि इस जो है पूजा विधान का जो है फल लेखक को ही जो है मिले। ठीक है जी। जीजी ने इंद्र सभा पर क्या है पानी फिकवाने का काम भी जो है वो लेखक से करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेंढक मंडली पर क्या है पानी फेंकने से जो है मना कर दिया, मतलब इनकार कर दिया। तो जीजी ने अपने क्या है बूढ़े और कांपते हाथों से क्या है पानी की बाल्टी क्या है फेंकी और लेखक जीजी ने क्या है न तो बोला न उसके हाथों से जो है लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उसे क्या है गोद में लेकर क्या है ये बातें समझाई। जीजी के तर्क क्या थे कि जीजी ने क्या कहा कि अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वह हमें पानी कैसे देंगे भाई? अगर हम ही इंद्र देवता को पानी देने से इनकार कर देंगे, हम ही नहीं देंगे, तो इंद्र देवता कैसे हमें पानी देंगे भाई? तो लेखक ने तर्क दिया कि सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क क्या दिया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी की बर्बादी नहीं है, ऐसा पहले वो है लेखक जो है वो समझता है कि पानी की बर्बादी है, पर कि जीजी जो है वो नहीं समझती। लेखक ने तर्क दिया सॉरी यह अधर्य है, मनुष्य दान में कुछ देगा, ठीक है, देगा नहीं तो पाएगा कैसे? जब कुछ दान ही नहीं करेगा तो आप पाने की पहले ही आप वो रख लेते हैं, विश्वास रख लेते हैं, मतलब अपने अंदर वो कर लेते हैं कि हमें मिल जाएगा, मिलने की वो मत रखिए, पहले कुछ देंगे तभी तो मिलेगा भाई, है ना? पानी देंगे इंद्र देवता को तब ना पानी मिले, तो ऐसे कैसे मतलब होगा? तो ऋषियों की भी दान और त्याग की महिमा में गई है भाई, परंतु त्याग वह नहीं है तो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपए दे दिए जाए। असली त्याग क्या है? असली त्याग वही है कि जो चीज तुम्हारे पास काम काम मतलब कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, तो ऐसे भी दान का जो है वो फल जो है वो क्या है मिल। आगे देखिए, लेखक जीजी के तर्कों के सामने क्या है निडाल सा हो गया है, फिर भी यह वह क्या है अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उसे कहा किसान भी 30-40 मन गेहूं जो उगाने के लिए पहले 5-6 सेर क्या है गेहूं अपनी ओर से क्या है बोता है। ठीक है, इसी तरह सूखे में क्या है पानी फेंकना भी क्या है पानी बुवाई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की जो है फसलें आ जाएगी, पहले खुद कुछ दो तभी देवता उसे क्या है चौगुना करके लौटाएगा। ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा की जो है बात सच नहीं है। सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा गांधी जी भी क्या है इसी बात का जो है वह समर्थन करती हैं। लेखक की टिप्पणी क्या है कि इस घटना की बातें लगभग जो 50 वर्ष की हो गई हैं। अब उसके मन में बार बार क्या प्रश्न आता है कि लोग देश के लिए करते क्या है? हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं किंतु उसमें त्याग नामो निशान या त्याग का, हम भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। तो जो काले मेघ पानी बरसाते हैं पर गगरी फूटी की फूटी ही रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं, जाने यह दशा जो है कब बदलेगी। तो इस सार में जो भैया ये सब कुछ है, तो उम्मीद करता आपको सार समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के। अब हम जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो पाठ के प्रश्न उत्तर हम करने लगे हैं, पहले मैं इधर पे ओपन कर लेता हूँ मैं। हाँ, लोगों ने इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले टिक करवा देता हूँ आपको। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा है साथ साथ में देख लीजिएगा। देखिए समझ में तभी आएगा जब आपके पास अपनी कोई रिफ्रेशर या आपके पास बुक होगी। जब कोई बुक ही नहीं है आपके पास, आपकी टेक्स्ट बुक ही नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते कि आपको समझ में आएगा? ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने लड़कों की जो है टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया है। ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा है। पहले कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम, फिर से बोल रहा हूँ, लोगों ने मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया है। ये अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है। दो क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो पहले हम इतना उत्तर देखते हैं किस उत्तर में छिपा क्या है। पहले हम इतना उत्तर देखते हैं कि उनका नाम मेंढक मंडली किस आधार पर पड़ा है। ठीक है जी। देखो, गांव के कुछ लोग क्या है को लड़कों को नंग धड़ंग होकर क्या है कीचड़ कादों में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इसे उनका जो है ग्वारूपन, पिछड़ापन, ढोंग और अंधविश्वास मानते हैं, इसलिए वे इन्हें क्या है उन्हें गाली जो है वो देते थे। इसी नफरत के कारण उन्होंने क्या इंद्र सभा के लड़कों को जो है वो मेंढक मंडली का नाम जो है वो पता चल गया। किस आधार पर उन्हें मेंढक मंडली का नाम मिल गया, क्योंकि ये क्या है जो नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना उन्हें बुरा लगता था, पिछड़ापन, ढोंग, अंधविश्वास उनका जो है इसे मानते थे और इसीलिए वे गाली देते थे। इसलिए उनके नफरत के कारण उनको जो है इंद्र सभा के लड़कों को जो है मेंढक मंडली का नाम जो है वो दिया। अब अगला, इसी क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला पार्ट जो है, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहती है। क्यों कहती है कि गांव के बच्चे जो है भगवान इंद्र से वर्षा करने की जो है गुहार लगा रहे, पुकार रहे। बच्चे चाहते क्या है कि अगर भगवान वर्षा करने के लिए पानी की मांग कर रहे हैं तो वे उनके दूत बनकर जो है लोगों से क्या है जल जो है दान कराएं। शायद कि इंद्र देवता प्रसन्न होकर के है अपने उसके जो रूप में क्या वर्षा जो है वो दान। ठीक है जी। प्रश्न नंबर दूसरा, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है। किस तरह जो है सही ठहराया है। तो ये क्वेश्चन पहला तो ये, दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इंद्र सेना क्या थी। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस प्रकार जो है वह सही ठहराया है। किस प्रकार जो है वह सही ठहराया है। देखो, तो तीसरा है, मतलब और में है कि सूखे के समय इंद्र सेना पर पानी डालना कहाँ की बुद्धिमानी है। लेखक को इस उलझन को उसकी जीजी ने किस तरह जो है सुलझाया। बात एक ही है। ठीक है जी। क्वेश्चन का थोड़ा मीनिंग चेंज कर सकते हैं, पर जो क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। मतलब इसका जो है सेम ही है, मतलब चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन का। आप बोलो कि क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाए, क्वेश्चन का मतलब नहीं चेंज होने वाला। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको समझना बड़े जरूरी है। तो चलो आंसर भी पढ़ लेते हैं, इसका उत्तर भी पढ़ लेते हैं। गांव के कुछ लोग जो है नंद धड़ंग बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर क्या है गांव वालों से क्या है पानी मांगते थे। उनका क्या विश्वास था कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। इस मंडली को क्या इंद्र सेना को जो है नाम जो है वो दिया गया। ठीक है जी। जीजी ने इंद्र सेना पर क्या है पानी फेंकने पर की जो है परंपरा को बिल्कुल ही सही ठहराया है। उनकी क्या मान्यता है, उनके क्या विचार है कि देवता से कुछ पाने के लिए पहले कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। किसान पहले 5-6 से जो अनाज के रूप में क्या है त्यागेगा, तभी जो है 30 से 40 जो है मन अनाज जो है उगा पाता है। यही बात जो है इंद्र सभा पर भी लागू होती है कि इंद्र सभा जो है लोगों से जल दान करके भगवान इंद्र को भेंट कराती है। तभी भगवान इंद्र जो है प्रसन्न होकर के है अपनी ओर से झमाझम वर्षा करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानी, ये आपके पेपर में आ रखा है तीसरा क्वेश्चन। पानी दे गुड़गानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग जो है वो क्यों की जा रही है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन क्या है कि पानी के साथ, देखा ना, पानी दे गुड़गानी दे, मेघों के साथ साथ गुड़धानी की मांग जो है वो क्यों की जा रही है भाई, क्यों की जा रही है। ठीक है, वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो, गुड़ और अनाज के मेल से बने लड्डू को कहते हैं। किसे कहते हैं? गुड़ और अनाज के मेल से बने लड्डू को क्या कहते हैं? गुड़धानी। गांव के जो लड़के जो है बच्चे
भगवान इंद्र से पानी और गुड़धानी दोनों ही मांग कर रहे हैं। कारण क्या है कि बच्चों को पीने, नहाने धोने के लिए क्या है, पानी चाहिए और खाने के लिए गुड़धानी चाहिए, मीन्स लड्डू। यह जो है गुड़धानी भी बादलों पर आधारित है। यदि बादल बरसेंगे तभी जो है गन्ना, गुड़ और चना, अनाज आदि पैदा होंगे। अंतः गुड़धानी जो है का दाता भी क्या है, बादल या इंद्र जो है भगवान इंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। गगरी फूटी बैल प्यासा। गगरी फूटी बैल प्यासा, ठीक है जी। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात जो है वो क्यों मुखरित हुई है, क्यों हुई है? और अर्थ, एक क्वेश्चन और इस तरीके से पूछ सकते हैं, गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय, क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो भारत में बैलों की कृषि जो है वो रिड़ रही है। वे ही खेतों में जोतकर क्या है, अन्न उपजाते हैं। उनके पास रहने से सारी जो है कृषि जो है नष्ट होने का खतरा है। अंततः लेखक संकेत के माध्यम से क्या यही कहना चाहता है कि वर्षा के बिना जो है खेती जो है वो सूखी जा रही है। खेती के आधार पर कहे जाने वाले बैल जो है वो मारे जा रहे हैं। तो ये जो है हमारे जो है 4 क्वेश्चन, पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये इधर तक जो है आपके क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसको आप करके चल जाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इसमें से एक आधा तो आपको एग्जाम में देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप ऐसा मत समझिएगा कि हमने बता दिया, मिल ही जाएगा। ये सोच रहे होंगे कि मजाक नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर कहावत सुनी आपने, फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग खेता, पछताने का क्या ही फायदा जब समय बर्बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये करके आप जो है अपने खुद से भी मेहनत करिए, ठीक है जी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये आपने सुना है, बड़ी बार सुना है। तो इसको अपने अपने उसमें इम्प्लीमेंट करना वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। तो हमारा काले मेघा पानी दे तीसरा चैप्टर, सॉरी तीसरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब जिसका जो अगला चैप्टर है ना, जो क्वेश्चन थे ना सच, पांचवा छठा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप जो है कर लीजिए मार्क। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर फिर भी आप इसको देखना चाहते हो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसके नीचे सारे क्वेश्चन जो है वो होंगे, वो आप देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अगला जो चैप्टर है वो करते हैं अगली वीडियो में, अगले इसमें, ठीक है जी। तो अगली वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे हम, ठीक है जी। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो अगली वीडियो आ रही है पहलवान की ढोलक, ठीक है जी। पहलवान की ढोलक पे अगली वीडियो आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद चार्ली चैपियन यानी हम सब, नमक शीर्ष के फूल और श्री विभाजन के जाति प्रथा। देखो ये जो आखिरी के जो 4 चैप्टर बचे हैं, इसमें से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दूंगा, क्योंकि आखिरी चैप्टर से थोड़ा कम ही आता है। इन्हीं चैप्टर से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांसेस है, लेकिन छोड़ नहीं सकते चैप्टर, इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय, कल मिलते हैं इसी वीडियो में आप चैप्टर जो है अगला मैं सारे चैप्टर पे करवा के, ये वीडियो मैं इसी के साथ मैं पोस्ट कर दूंगा, आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार, आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी काले मेघा पानी दे पाठ के बारे में। महत्व जो प्रश्न है वो हमने चर्चा की थी। अगला पाठ लेकर मैं आया हूँ पहलवान की ढोलक, जिनके द्वारा रचित है वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। हाँ जी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता ही है कि क्या करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एक और चीज़ है, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल का नाम है
एजुकेशन फंडा 2.0, जैसा कि आप थंबनेल से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्त बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1921 1921 में हुआ था और रहनी इग्ना जिला पूर्णिया अब अरिया बिहार में है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी फैला आंचल की परती, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, उपन्यास जैसे ठुमरी, अग्निखोर, आदाम आदाम आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, कहानी संग्रह में रेंजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण है, नेपाली क्रांति कथा तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र है। इनका जो निधन है वो 11 अप्रैल 1977 में पटना में इनकी जो है मृत्यु को समा गए थे। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं। इसका सार किस चैप्टर में था क्या वो हम पढ़ते हैं। तो कहानी का परिचय देता हूँ। तो पहलवान की ढोलक है इस कहानी का नाम। फणीश्वर नाथ रेणु प्रतीप कहानी में से एक है। वह कहानी मुख्य रूप से लूटन नामक एक पहलवान की जो है, गाजिए थोड़ा माफ करना, ये थोड़ा बीच बीच में स्क्रीन ऑफ हो जाती है, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है जी। हाँ, मैं था कि एक लूटन नामक एक पहलवान की एक जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन है। ठीक है जी। लूटन एक पहलवान का नाम है। तो एक महामारी की भयावह स्थिति देखो गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह जो है वो फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा था। आकाश में तारे जो है वो चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त जो है प्रकाश का नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। ठीक है। जंगल से गीदड़ व उल्लू की डरावनी आवाज जो है वातावरण में की जो है विस्त बंदता को यदा कदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टैर लगा रहे थे। ठीक है। बच्चों के निर्बल कंठों में से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाज जो है वो आ रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख, जाड़े मतलब होता है सर्दियों का समय, जाड़े मतलब सर्दियों को कहते हैं। ठीक है जी। साथ साथ में मतलब भी बताता रहूंगा मैं। कारण राख की डोरी पर शरीर को क्या है सिकुड़ कर मतलब स्टिफ अकड़ा हुआ है ना पड़े थे। तो जब वे राते थे और मतलब रोते थे तो क्या है वातावरण में दहशत जो है वो फैल जाती थी। अब महामारी से अगर हम समय याद करें कोरोना महामारी फैली हुई थी उस समय भी जैसे ये कहानी है वैसे सेम ही हालात थे ना। कर्फ्यू जब लगा था तो उसके कारण ना कोई आ सकता था ना जा सकता था, है ना। चीज़ें भी हम लगातार साफ करके जहाँ से भी आना मास्क कवर करके हाथ साफ करके, तो वो टाइम याद करो तो इस चैप्टर को देखो तो सिमिलर है। ठीक है, कुछ हद तक डिफरेंट है पर महामारी उधर भी, इसमें हैजा मलेरिया थी वहाँ पे कोरोना था। ठीक है, तो ये थी। ठीक है जी। लूटन पहलवान की ढोलक। अब देखो रात्रि की इस भयावन वातावरण में भी क्या लूटन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात हो ढोलक की आवाज चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा अर्थात आ जा भीड़ जा आ जा। ठीक है। बीच बीच में क्या है ये चटाक चट धा चटाक चट धा यानी उठकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ठीक है जी। यह आवाज मृतक जैसे गांव की जो है संजीवनी। एक इससे क्वेश्चन बनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ रखा है आपके। तो संजीवनी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे जो है गांव की संजीवनी शक्ति का जो है निर्माण करती है, कैसे एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। ठीक है जी। अपकमिंग जो है मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से है, आपकी बुक में से ही पेपर आएगा। जिले भर के लोग क्या है लूटन पहलवान के नाम से क्या है परिचित थे। अब है लूटन का बचपन। देखो लूटन की शादी जो है बचपन में ही हो गई थी जब वह 9 वर्ष का था। तब उसके माता पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। जब वो 9 वर्ष का था उसकी जो शादी हो गई थी। उस 9 वर्ष में ही उसके जो है माता पिता की जो है जब वो 9 वर्ष का था तभी उसके जो है माता पिता की मृत्यु हो गई। अंत उसका लालन पालन जो है उसकी सास ने किया था।
लुटन की, ठीक है। तो लुटन एक पहलवान का नाम है, पता लगे। तो बचपन से वह गाया चराता, मतलब गायें चराता, घारोन दूध पीता, ठीक है। कसरत करता। तो एक पहलवान क्या करता है, कसरत ही करता है। गांव वालों से क्या है, सास को मिली तकलीफ का जो है बदला लेने की जो है आकांक्षा ने उसे क्या है पहलवान जो है वो बना दिया, ठीक है जी। अब वह खुशी से क्या है जो है कुश्ती लड़ने जो है वो लगा था, ठीक है। श्याम नगर का दंगल, देखो एक बार क्या है लूटन नगर में होने वाले क्या है कुश्ती के दंगल को देखने गए, ठीक है। कुश्ती के दंगल को कौन देखने गया, लूटन। तो दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ क्या है चांद सिंह नाम का भी जो है पहलवान भी आया था। तो उसने अपनी उम्र में क्या है सभी पहलवानों को क्या है पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि जो है वो क्या की थी, प्राप्त की थी। तो चांद सिंह जो है भिड़ने की जो है हिम्मत किसी पहलवान की न थी। तो अजीब कलकारी भरता भरता हुआ अखाड़ा समझते हो आप, जहाँ पे मतलब कुश्ती होती है उसकी अखाड़ा कहते हैं, ठीक है जी। तो अखाड़े में लंगोट घुमाकर क्या है अपने अपराजित होने की जो है घोषणा करता है। श्यामनगर के राजा जो है चांद सिंह को अपने दरबार में क्या है रखने की जो है सोच ही रहे थे कि लूटन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। अब दर्शकों ने लूटन को क्या है पागल समझा कि कुश्ती जो है प्रारंभ होते ही चांद सिंह ने बाज की तरह क्या है उस पर टूट पड़ा। अब राजा साहिब ने कुश्ती रुकवाकर क्या है लूटन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लूटन ने क्या है राजा से लड़ने की क्या है इजाजत मांगी कि मैं लड़ना चाहता हूँ। लूटन कहता है ठीक है जी, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा। तो लूटन को क्या है मैनेजर से लेकर क्या है सिपाहियों तक उससे समझाया, किंतु लूटन न माना और राजा से क्या है कहा कि सरकार यदि आपको आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर अपना क्या है सिर मारकर क्या है मर जाऊंगा अगर मुझे आपने कुश्ती नहीं करने दी। ये लूटन कहता है, ठीक। चांद सिंह से उससे चांद सिंह था वो भी पहलवान ही था, ठीक है, उससे मतलब, ठीक है। तो भीड़ में क्या है अधीरता थी। पंजाब पहलवानों का समूह लूटन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग जो है लूटन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा साहिब ने क्या है अनुमति दे दी, चलो तुम लड़ लो, ठीक है। तो बाजे बजने लगे, किंतु लूटन का ढोल अपनी ही धुन में बज रहा था। चांद सिंह लूटन को क्या है कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर क्या है चित करने की क्या है कोशिश कर रहा था। दर्शक वह चांद सिंह जो है गुरु बादल सिंह चांद सिंह को क्या है उत्साह उत्साह जो है वो कर रहे थे। तो लूटन की आंख जो है बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज जो है थी, जिसकी ताल पर वह क्या है अपनी जो है शक्ति, हिम्मत व दाव पेच जो है की परीक्षा जो है वो ले रहा था, ठीक है जी। ढोल ने धाक धिना तिरकट तिना की आवाज दोहराई, जिसका मतलब क्या है कि लूटन ने लगाया दाव काट बाहर हो जा। और लूटन ने नीचे से निकलकर क्या है चांद सिंह की गर्दन कब्जा ली की आवाज निकाली कि चांद सिंह को लूटन ने क्या है चारों खाने जो है वो चित कर दिया। और ढोलक ने धा गिड़ गिड़ वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर, है ना, कि ध्वनि की बात की जो है जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर की, राजा श्यामनंद की जय जयकार जो है वो कर दी, ठीक है। तो लूटन ने श्रद्धा पूर्वक ढोल को परिणाम किया, राजा साहिब को गोद में उठा लिया। राजा साहिब ने लूटन को शाबाशी दी और लूटन को सदा अपने कह दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान जो है चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे और दूसरी ओर जो है राजा पंडित व क्षत्रिय मैनेजर जो है दबी जबान से उसकी क्या है नियुक्ति का जो है विरोध कर रहे थे। उनका तर्क क्या है था कि लूटन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों की क्या है खारिज कर दिया और लूटन के लिए क्या है व्यवस्था कर दी। लूटन ने भी क्या है कुछ दिनों में क्या है सभी पहलवानों को क्या है आसमान जो है वो दिखा दिया, जिनमें क्या है काला खां नाम जो है प्रसिद्ध पहलवान भी था, ठीक है जी। राज दरबार के 15 वर्ष, देखो
क्षेत्र के सभी जो है पहलवान लुटन को से क्या है हार चुके थे। अंततः अब लुटन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटने जो है तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर जो है, अस्त मस्त मतलब कोई भी मतलब उसमें नहीं था, मतलब सीरीज वाइज नहीं थी, अस्त व्यस्त मतलब कपड़े ना सीधे थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। हाथ जो है पगड़ी जो है बांधकर जो है मत वाले की हाथी की तरह क्या घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वो 2 से जो है रसगुल्ले जो है वो खा जाता था। तो 8-10 पान एक बार में ही क्या है मुंह में रख लेता था। तो बच्चों जैसे क्या है शौक करता था, यथा आंखों में क्या है रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे क्या है कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है जी। यदि कोई लड़ना चाहता था तो राजा साहब की अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। ठीक है, सास और पत्नी दोनों। किसकी? लूटन की। तो लूटन के 2 पुत्र थे भाई। दोनों ही पहलवान लड़कों को देखकर क्या है लोग कहते थे वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। तो दोनों ही क्या है लड़के राज दरबार की जो है भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। 3 का भरण पोषण जो है दरबार से हो रहा था। लूटन ने क्या लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, कौन है? ढोल। अब अंतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को क्या है पहलवानी के सब गुर जो है वो सिखा दिए। किसने? लूटन ने। ठीक, किसको? अपने बेटे को। ठीक है। राजा की मृत्यु। देखो अचानक राजा जो है वो का जो है स्वर्गवास हो गया और एक नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर क्या है राजकाज के हाथ से जो है अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। राजकुमार ने प्रशासन को क्या है चुस्त दुस्त करने की दृष्टि में से क्या है 3 पहलवानों की छुट्टी जो है वो कर दी। अंततः 3 बाप जो बेटे थे ना, तीनों जो है बाप बेटों को क्या है ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव जो है वो लौट आए। और गांव वाले क्या है किसान ने इनके लिए क्या है एक झोपड़ी डाल दी। और जहाँ ये गांव के नौजवानों वह ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे और खाने खाने पीने के खर्चे की जिम्मेदारी जो है गांव वालों ने जो है वो ली थी। ठीक है। किंतु गांव वालों ने क्या है व्यवस्था भी ज्यादा दिन तक न चल सकी। अंततः अब लूटन के पास जो है सिखाने के लिए क्या है अपने दोनों पुत्र ही थे। तो लूटन का अंतिम समय कैसा था वो अब देखो। देखो गांव पर भयानक संकट आया था। पहले सूख पड़ा जिसमें अन्न की कमी हुई, फिर मलेरिया जिसमें क्या आक्रमण हुआ, हैजे ने क्या है आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौत तो होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बधाते। सूर्यास्त होते ही वह घरों में क्या है घुस जाते थे। चुपचाप रहते थे। ऐसों में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव में अधर्मृत औषधि उपचार पथ्य वहीन वहीन विहीन प्राणियों में क्या है ढोलक की आवाज सजीवनी शक्ति जो है भरती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन क्या है पहलवान के दोनों बेटे भी क्या चल बसे। अब एक लंबी सांस लेकर क्या है लूटन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लूटन ने राजा साहिब द्वारा दी गई रेशमी जो है जांघिया पहनी और शरीर में मिट्टी मलकर क्या है कसरत की और फिर दोनों पुत्र को कंधे में क्या है लाद कर नदी में क्या है बहाया। इस घटना से क्या है गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। और 4-5 दिन बाद क्या है जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली तब प्रातः मतलब सुबह जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। और शिष्यों ने क्या बताया? उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि अनेक शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए और चित नहीं उनकी चिता को आग देते समय ढोलक जो है वो अवश्य बजाया जाए। इसके साथ जो हमारा जो पाठ है वो इधर ही खत्म होता है। इसके हम महत्वपूर्ण जो है प्रश्न कर लेते हैं।
ये है लुटन, मैं इसका तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा दिखता था लुटन जी, ठीक है जी। ये पीछे आप देख सकते हो गांव है, ठीक है, लिखा ना, चटदा गिरधा, चटदा गिरधा, आजा बिरजा, आजा बैठ जा, ठीक है जी। तो ये चैप्टर है। आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हटा देता हूँ पहले मैं ऐड, ठीक है जी। चलो, ये है आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अब बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार बता दूं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो करने का भी कोई फायदा तो है ही नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं साथ साथ में। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं साथ में, जाकि आपको पता लग जाए, ठीक है जी। आगे है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकंड, ठीक है जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 क्वेश्चन इसमें से दूसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, तीसरा, छठा और 7वां और 8वां क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार फिर भी मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी के किस मोड़ पर क्या है लूटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन है। भाई क्या क्या चेंजेस आए, ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो क्या क्या चेंजेस आए वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी में लूटन के जीवन में निम्न परिवर्तन आए। पहला है, माता पिता की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो गया, उसका पालन पोषण किसने किया था, उसकी सास ने किया था। दूसरा है, श्यामनगर दंगल में चांद सिंह को कुश्ती में कह पछाड़कर वह राज दरबार का स्थायी पहलवान बना। तीसरा है, 15 वर्ष के बाद जो है राजा साहिब की मृत्यु के बाद क्या है राजकुमार ने उसे दरबार से हटा दिया और अपने गांव लौट आया, ठीक है जी। चौथा है, कुछ दिनों में क्या है गांव वालों ने भरण पोषण का दायित्व लिया था, किंतु अखाड़ा बंद हो गया, केवल उसके पिता व दोनों पुत्र ही बच गए। और पांचवा है कि पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 4-5 दिन वो क्या है वो अकेला ही रहा और वह स्वयं क्या है मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये उसके जीवन में क्या है चेंजेस आए थे, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी बता देता हूँ कि लूटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे गुरु कोई पहलवान नहीं, यही डोल है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। लूटन ने कुश्ती के दांव पेच किसी उस्ताद से नहीं सीखे थे, मतलब होता ना किसी किससे सीखे होंगे उसने ये सब चीज़ें, कला किसी से किसने नहीं सीखी थी। उसे कुश्ती करते हुए क्या है संघर्ष की प्रेरणा मिलती थी। ढोलक उससे क्या है उत्तेजित, मतलब एक उत्तेजित मानते उत्तेजित करते थे, मतलब उसका जो है एनर्जी कौन था, ढोल ही था। अच्छा, जब ढोल की थाप पड़ती थी ना तो पहलवानों ने क्या है उसी से उत्तेजित हो जाते थे। उसका जो है तन बदन जो है लड़ने के लिए क्या है मचलने लगता था, है ना। जब ढोलक पर क्या थापी पड़ती थी तो पहलवान ने क्या है नसें उत्तेजित जो है वो हो जाती थी। उसका जो है तन बदन था उसका जो है तन बदन जो है लड़ने के लिए मचलता था। ये मैंने आपको करवा दिया, अभी करवाया, ठीक है जी। श्याम नगर के मेले में क्या है उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को इसी आवाज़ से क्या है उसे पराजित किया था। और इसी के कारण क्या है जब वह कुश्ती जीता तो उसने क्या है सबसे पहले जो है ढोल को प्रणाम किया और इस प्रकार उसने क्या है ढोल को ही क्या अपना क्या मान लिया ये गुरु, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ रखा है, चांसेस है कि इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन करके जाना पक्का, ठीक है जी। कि क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में पूछा कि गांव में महामारी फैलने पर अपने बेटे के देहांत के बावजूद लूटन पहलवान बजाना क्यों नहीं छोड़ता था, है ना, क्यों बजाता रहा वो, मतलब, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है।
इसको और किस तरीके से पूछा गया कि गांव में महामारी फैलने अपने बेटे के देहांत के बावजूद लूटन पहलवान ढोलक बजाते रहने का जो है मर्म स्पष्ट कीजिए। या अपने बेटों के देहांत के बाद भी लूटन पहलवान जो है पहले की भांति ढोल क्यों बजाता था? अपने बेटों की मरणासन अवस्था में भी क्या उनके मर के बाद भी क्या है लूटन पहलवान जो है ढोलक क्यों बजाता रहा? पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारियों से दम तोड़े में ग्रामवासियों को जो है सजीवनी का संचार कैसे करती थी? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये करके जाना आप, ठीक है? तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, उत्तर बताता हूँ। तो लूटन पहलवान का ढोल आवाज़ के साथ क्या है गहरा रिश्ता था। यह आवाज़ उसकी क्या है नशे में क्या है सनसनी फैलाती थी, ठीक है? उसे उत्तेजित करती थी। उसमें क्या है जीवत्ता भरी रहती थी। इस प्रकार क्या है जीवित रहने के लिए क्या है उसे ढोल की आवश्यकता थी। वह यह भी समझता था कि देखो ये ढोल जो है न केवल उसे बल्कि औरों को भी क्या उत्साह देता था। यह सन्नाटे में क्या है ज़िंदगी होने का एहसास भरता था। यही कारण है कि महामारी फैलने के दौरान जो है वो ढोल जो बजाता रहा और अपने बेटे की मृत्यु के बावजूद भी उसने क्या है सन्नाटे को तोड़ने के लिए क्या है जीवन के उत्साह को बनाए रखने के लिए उसने ढोल जो है बजाना जारी रखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या प्रभाव पड़ा भाई? आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन है, बाहर से तुम पढ़ नहीं रहा। तो ढोलक की आवाज़ से रात तक सन्नाटा और भय कम होता था। महामारी से पीड़ित अधमरे लोग जो है नशे के जो है उत्तेजना सी जो है फैल जाती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी आँखों के सामने क्या है दंगल का दृश्य जो है वो और उत्साह नाचने लगता था। यद्यपि मरने वाले लोग मौत से बच नहीं पाते थे, किंतु उन्हें जीते जी क्या है मौत का भय जो सताने लगता था ना, सताना जो है वो बंद कर देता था। वे आराम से क्या है मर सकते थे। इस प्रकार जो है ढोलक की आवाज़ जो है उनके जीवन के नष्ट को कम करने का जो क्या करती है सहायक बनाती है। ठीक है जी। आगे एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं करवा देता हूँ कि महामारी फैलने के बाद गांव के सूर्योदय और सूर्य अस्त का दृश्य जो है उसमें आपने बताना है, अंतर होता था। क्या अंतर होता था? देखो महामारी फैलने के बाद सूर्योदय और सूर्य अस्त के बाद के नज़ारे बिल्कुल अलग थे, भिन्न थे। सूर्योदय के पश्चात क्या दिन भर क्या गांव में हलचल रहती थी, चाहे बीमार लोग हाहाकार करते थे, रुदन मचाते थे, ठीक है? किंतु फिर भी क्या है उनके चेहरों पर क्या है एक चमक रहती थी। वे सुबह होते ही क्या खाँसते, कराते, स्वजनों के पास जाकर क्या है उन्हें सांत्वना दिया करते थे, ठीक है? इस प्रकार क्या उनका जीवन उत्साह में बना रहता था दिन में। रात में क्या था जब सूर्यास्त होता था तो अपनी-अपनी झोपड़ियों में वे घुस जाते थे। तब वे चूँ भी नहीं करते थे, आवाज़ भी नहीं करते थे। मानो कि बोलने की शक्ति जो है कुंदन हो जाती थी। यहाँ तक कि माताएँ अपने दम तोड़ने पर क्या है पुत्रों को बेटा भी नहीं जो है वो कह पाती थी। तो ये सारे जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे मैंने वो भी आपको इस चैप्टर में करवा दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है जी, बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना पक्का, ठीक है? तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। अगर आपको इसकी और वीडियो चाहिए इसका जो बोल सकते हो कि क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी पढ़े हैं, ठीक है? क्वेश्चन पेपर, ठीक है? इस प्रकार जो है मैं आपको सेंड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूँगा, ठीक है जी? उसमें आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है जी? तो मैंने जितने भी वीडियो बनाई है मैंने 2 से लेकर अभी तक जितने चैप्टर्स बनाई हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा शाम तक, आप देख लीजिएगा, ठीक है जी? व्यूज़ प्लीज़ ज़्यादा आने चाहिए और सब्सक्राइब तो आने ही चाहिए, ठीक है जी? मिलता हूँ, अगली वीडियो लेकर आता हूँ आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार। यही कामना है कि आपके परिवार आपके परिवार सभी जो है मंगलमय हों, यही कामना मेरी है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ, अगली वीडियो लेकर आता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पहलवान की ढोलक हमने चैप्टर किया था, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको बोला था कि जो अगली वीडियो होगी वो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, मैं आपके सामने आ गया हूँ। अगला चैप्टर जो है वो शिरीष के फूल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके जो है लेखक हैं, ठीक है? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबको पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चलिए बिना वक्त गवाए जो है पाठ को शुरू करते हैं। राइटर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं तो इनका जन्म है 1907। आर आर दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनकी जो है जन्म हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कलपत्ता, विचार, वितर्क, वितकर्थ, ठीक है, कटुज, विचार प्रवाह, आलोच पर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, बाना भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, चारु चंद्रलेख, पूर्णवा, अनादास का पोत, उपन्यास में है इनके सुर साहित्य कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की जो है लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य अध्व और विकास, ठीक है। संदेश रासक पृथ्वी राजस्व, नाथ सिंधो की बुनिया बनिया, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती पत्रिका संपादन, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पुरस्कार व सम्मान, क्या क्या इन्हें सम्मान मिले तो साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण लखनऊ विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय मतलब होता है यूनिवर्सिटी द्वारा इनको क्या है डी.लिट हुआ है। इनकी मृत्यु हुई थी 1979 दिल्ली में, इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी। चलो अब हम पढ़ते हैं शिरीष के फूल का साथ, ठीक है जी। शिरीष के फूल एक ललित निबंध है। इसमें क्या है, निबंधकार ने शिरीष के फूल के सौंदर्य, महत्व और स्वरूप का जो है ने वर्णन करते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों पर क्या है रोचक टिप्पणियां जो है उन्होंने की है। निबंध का सार जो है इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार है इनका निबंध। तपते जेठ में फलता फूलता शीर्ष। देखो लेखक शीरीष के वृक्ष से क्या है गिरकर बैठा है। जेठ की जो है जलती धूप में शीरीष ऊपर क्या है से नीचे तक क्या है फूलों से लदा है। कम ही फूल इतनी हिम्मत करते हैं। आर आर ग्वद अमल तास, ठीक है, भी जेठ फूल में क्या है फूल देता है, किंतु केवल 15-20 क्या है 15-20 दिनों में क्या है के लिए। कबीर को ऐसे फूल जो है वो पसंद नहीं है, ठीक है जी। कबीर को क्या है ऐसे फूल पसंद नहीं है। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला जो है डालने की हिमायत करते थे। कवि सोचता है कि शीरीष की वृक्ष में क्यों नहीं, है ना? माना शीरीष की डाली जो है वो कमजोर है, परंतु उसमें झूलने वालियों का क्या है वजन भी जो है तो कम होता है। संस्कृत साहित्य में जो है शीरीष को बहुत कोमल जो है वो माना गया है। कालिदास ने क्या लिखा है कि शीरीष भोरे के पदों का जो है कोमल दबाव सहन जो है कर सकता है, पक्षियों का नहीं। तो लेखक कहता है कि लोगों ने क्या समझ लिया कि शीरीष का सब कुछ जो है कोमल ही होता है, परंतु इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फलों के निकल आने पर भी क्या है स्थान जो है नहीं छोड़ते। जैसे तैसे नए फूल पत्ते मिलकर क्या है उन्हें धक्का देकर विदा करते हैं। इन्हें देखकर क्या है आज के उन बूढ़े नेताओं की याद आती है जो नया युवा नेताओं द्वारा क्या है धक्का मारने तक कुर्सी पर क्या है जो है जमे जाते हैं, ठीक है जी। मृत्यु एक सत्य। देखो निबंधकार समझ नहीं पाता कि पुराने लोग अपनी अधिकार लिप्सा के चलते सावधान क्यों नहीं होते हैं। देखो बुढ़ापे और मृत्यु जीवन की एक सत्य के सत्य हैं। बुढ़ापा आएगा, मृत्यु तो अवश्य है, ठीक है जी। अगर इस पृथ्वी पे अगर हमने जन्म लिया है, जन्म हुआ है, जन्म के साथ आप मृत्यु तो अवश्य ही है। इसे आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लीजिए उतनी आपके लिए अच्छा है। इस सत्य से आप अनभिन्न नहीं रह सकते। ये जो चीज है कभी ना कभी तो भैया एक्सेप्ट करनी ही है। जन्म है तो मृत्यु तो अपने आप ही निश्चित है। ना इसे आप बदल सकते हो, ना बदल सकते हो, ना में से कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। आने वाला कल किसने देखा है ये हमें किसी को नहीं पता। तो जितना भी वक्त है साथ मिलकर गुजारे, है ना, ठीक है जी। खुश रहिए, औरों के साथ भी खुशियां बांटिए, खुश रहिए, ठीक है जी। आ जाते हैं चैप्टर के ऊपर। हम थे, हाँ, शिरीष के फूल को भी क्या फलते ही समझ
लेना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। अगर फूल खिल रहे हैं तो झड़ना तो भैया निश्चित है। महाकाल निरंतर कोड़े चला रहा है, परंतु कोई सुनता ही नहीं। प्राणधारा और महाकाल के बीच क्या संघर्ष चल रहा है। यदि हिलते डुलते रहे तो कोड़े की मार से बच सकते हैं, जमे के मरे। शीरीष के एक अवधूत, देखो शीरीष के अवधूत की जो है भांति है, यह दुख सुख में हार, ठीक है, नहीं मानता। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी यह न जाने कहाँ से अपने लिए क्या है जीवन रस खींचता रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने क्या बताया कि शीरीष वातावरण से रस खींचता है, तभी तो क्या है भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका। ठीक है जी। अवधूतों के मुंह से ही क्या संसार की सबसे रस रचनाएं जो है निकली है। कबीर भी शीरीष के समान क्या है मस्त, बेपरवाह, सरस और मादक थे। कालिदास भी जरूर अनाशक अनासक्त योगी रहेंगे, योगी होंगे, तभी वे क्या है मेघदूत जैसा क्या है सरस काव्य जो है रच सके। जो कभी अनासक्त नहीं हो पाता, पकड़ नहीं होता, केवल लेखा जोखा जो है लिखा रहता है, वह कवि कहाँ। देखो, कर्नाट राज की रानी जो है विंजिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास को ही जो है कवि इन्होंने माना है। ठीक है जी। उनका जो है एक एक श्लोक जो है वो मग्न करने वाला है। उन्होंने क्या है शकुंतला और सौंदर्य का वर्ण किया है। शकुंतला स्वयं बहुत सुंदर थी। कालिदास का हृदय जो है और भी सुंदर था। राजा दुष्यंत उसके प्रेमी थे। उन्हें जो है शकुंतला का जो है के चित्र बनाया। बार बार उन्हें क्या है लगता था कि उसमें कोई भी कमी जो है वो छूटी गई है। बड़ी देर में क्या है उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में क्या है शीरीष पुष्प देना जो है वो क्या है भूल गए हैं। तो कालिदास के सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर क्या है उसके भीतर पहुंचने में क्या है हमें समर्थ थे। वे सुख दुख दोनों में क्या है भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसे अनासक्त सुमित्रानंद पंथ में है। देखो, रविंद्रनाथ में यह आसक्त थे। वे लिखते क्या है कि राजोधान सिंहद्वार यह नहीं करता, कहता कि हमें क्या है आकार सारा रास्ता जो है समाप्त हो गया है। ठीक है। असल में गत्व सौंदर्य के क्या है अतिक्रम में है। फूल हो या पेड़, वे किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए क्या है उठी हुई उंगली का जो है इशारा है। ठीक है जी। वर्तमान कष्ट और निश्चय, देखो शीर्ष पक्ष के अवधूत की भांति क्या है लेखक के मन में क्या है भावों तरंगे उठा देते हैं। वह चिलचिलाती धूप में क्या है रस बना रहता है। आज देश में भी क्या है मार काट, अग्नि, लूटपाट और खून खच्चर फैला हुआ है। ऐसे में क्या है क्या स्थिर रह जा सकता है? तो शीरीष रह सका है, गांधी रह सके हैं। वे दोनों वातावरण से क्या है रस खींचकर कोमल और कठोर जो है वो बन सके हैं। लेकिन आज ऐसे अवधूत जो है वो कहाँ है? यही जो चीज है वो पूछ रही है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर मैं आ जाता हूँ। ठीक है जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अभी अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके साथ जो है, लेखक ने शीरीष को कालयाजी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? ये क्वेश्चन है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो बताते हो, टिक कर देता हूँ मैं, आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है जी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा पांचवा और छठा। ठीक है जी। पहला दूसरा तीसरा पांचवा और छठा। तो ये क्वेश्चन आपके अभी बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को तो मिलेगा। ठीक है जी, शीरीष के फूल में से। ठीक है जी, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये इसको ना दो तरीके से पूछा गया। जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो मैंने आपको भी बता ही दिया है कि लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है। ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो बता देता हूँ। अवधूत की विशेषता बताते हुए लिखिए कि शीरीष को अवधूत क्यों कहा गया है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि लेखक ने शीरीष को अद्भुत अद्भुत अवधूत क्यों कहा। शीरीष के फूल पाठ के आधार पर क्या है, कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है जी, चलो आंसर बता देता हूँ क्या है। तो अवधूत सुख दुख समान भाव से क्या है, प्रसन्न रहता है। कौन, अवधूत। और जो है फलता फूलता है। वह भीषण कष्टों और कठिनाइयों के बीच क्या है, अपना जो है जीवन रस बनाए रखता है। शीरीष का वृक्ष भी क्या है, आसपास फैली गर्मी तपन और लू के बीच क्या है, सरस रहता है। उसका पूरा जो शरीर है फलों से क्या है, लदा रहता है। इस दृष्टि से दोनों समान हैं। इसीलिए लेखक ने क्या शीरीष को क्या कहा है भाई, अवधूत कहा है। क्या कहा है, अवधूत कहा है। शीरीष मानो काल मृत्यु और समय जीतकर क्या है, लहलाता रहता है। वह लू के भीषण समय भी क्या है, परास्त नहीं होता। इसीलिए उसे क्या है कहा गया है, कालजयी कहा गया है। समझ में आ गया आप सभी को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए क्या है, बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता कभी कभी जरूरी होती है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए क्या है, प्राय व्यवहार की कठोरता जरूरी जो है वो हो जाती है। तो शीरीष का जो वृक्ष जो है ना, भी अपनी क्या है सरसता को बचाने के लिए क्या है, बचाए रखने के लिए क्या है, बाहर से कठोर हो जाता है। ठीक है जी, उसके जो फल है विशेष रूप से क्या है, मजबूत और कठोर होते हैं। प्राय कठोर आवरण के नीचे की क्या है, सरसता सुरक्षित रह पाती है। ठीक है जी। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी जी ने शीरीष के माध्यम से कोहलाल व संघर्ष से भरी जीवन जो है स्थितियों की जो है में अविचल रह कर क्या है, जीजी विशु बने रहने की जो है सीख दी है। स्पष्ट करो। और ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है। शीरीष आज के संदर्भ में हमें क्या संदेश देना चाहता है, पाठ के आधार पर लिखिए। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विवेदी जी ने शीरीष के फूल पाठ में शीरीष के माध्यम से कोहलाल और संघर्ष से भरे जीवन की क्या है, अविचल रहकर क्या है, जिंदा रहने की सीख दी है। इस कथन की जो है सौदारण पुष्टि कीजिए। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दे रहा हूं मैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको पता है इसके राइटर है शीरीष के फूल के वृक्ष के आधार पर क्या है का जो है उदाहरण देकर क्या है, यह सीख दिया हमें कि जीवन में कितना भी संघर्ष हो भाई, कोहलाल हो या मनुष्य हो, अपनी सरसता और अपना उत्साह बचाकर जो है वो रखना चाहिए। ठीक है जी, जिस प्रकार शीरीष चहु और फैली भीषण अग्नि धूप और लू के बावजूद भी है भीतर से क्या है, सरस बना रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के चारों ओर फैले भ्रष्टाचार अत्याचार मारपीट लूटपाट और खून खच्चर के बीच भी क्या निराश होना नहीं है। ठीक है, हम निराश हो जाते हैं, निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या है, विपरीत स्थितियों के बावजूद क्या है, स्थिर और शांत रहना चाहिए। ठीक है, यही इसका सीख है जो हमें लेखक अपनी कविता के माध्यम कविता नहीं सॉरी, मैंने भी कविता ही बोल दिया, कहानी अपनी कहानी के माध्यम से। ठीक है, कविता को स्किप कर दो, कविता वाला हम करेंगे। ठीक है, तो अपनी कहानी के माध्यम से क्या है, ये सीख देना चाहते हैं कि जिस प्रकार शीरीष के फल जो है, चाहे लू हो धूप हो के बावजूद भी क्या है, अंदर से क्या है, सरस मतलब एज इट इज रहता है वो। तो इसी प्रकार क्या है, मनुष्य भी है। मनुष्य चाहे हमारे चारों ओर क्या है, भ्रष्टाचार फैला हो, मारपीट हो, खून खच्चर, ये सारी चीज़ हो, लेकिन हमें निराश नहीं होना। हमें विपरीत स्थितियों के बावजूद क्या है, स्थिर मतलब स्थिर रहना है। हमें क्या रहना है, शांत रहना है। यही अपनी कहानी के माध्यम से कवि जो है वो कहना चाहता है। अगली जो है प्रश्न नंबर 5, कवि साहित्य के लिए क्या है, अनासक्त योगी स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय के साथ अवश्य है।
ठीक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए क्या है बहुत ऊंचा मापदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए, क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं उत्तर पढ़ रहा इसका। यह बात बिल्कुल सत्य है, कहता है ये बात बिल्कुल ही जो है सत्य है कि कवि या साहित्यकार से बहुत ऊंचे आदर्श की अपेक्षा जो है की गई है। जो कवि अनासक्त योगी और स्थित प्रज्ञ होता है वह प्राय कठोर शुष्क और नीतिज्ञ बन जाता है। ठीक है, उसमें सरसता नहीं रहती। दूसरी ओर जो है जिसके पास विदगत प्रेमी का हृदय होता है ना, वह किसी प्रकार के नियम और मानदंड नहीं मानता। लेखक ने साहित्यकारों से क्या है दोनों ही विपरीत से गुणों की अपेक्षा जो है वो की है। यह वज्र से भी क्या है कठोर और कुसुम से भी क्या है कोमल होना जो है होने जैसा है। परंतु जो है तुलसी लिखा है, तुलसी सुर वाल्मीकि कालिदास जैसे महान कवि ऐसे ही होते हैं। तो वे जहाँ मर्यादाओं का पल्ला नहीं छोड़ते, वही मधुरता के रस में भी क्या है डूबे रहते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है ये आदर्श ऊंचे हैं। जो साहित्यकार इन दोनों आदर्शों को क्या है निभा पाते हैं वे सचमुच क्या है महान होते हैं। ठीक है, आखिरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 6 मतलब 6। स्वर्गग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में क्या है निरंतर अपनी गतिशील जो है वो बनाए रखी है। पाठ के आधार पर जो है स्पष्ट करना अपने इम्पोर्टेंट है। देखो ये कहता है यह बात सत्य है कि चारों ओर सर्वनाशी सर्वग्रासी काल मुंह फाड़े रहा है। ठीक है जी, क्या है मुंह फाड़े रहा है। अग्नि लू और तपन साम्राज्य है। ठीक, ऐसे में जो स्वयं को बदल नहीं पाते वे सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो है जो परिस्थिति में व्यापक लू और गर्मी से जीवन रस खोज लेते हैं वे प्रसन्न होकर क्या है फलते फूलते हैं। शीरीष का फूल हो या गांधी दोनों अपनी अपनी क्या है कठोर परिस्थितियों में सामने जड़ होकर क्या है नष्ट नहीं हुए, बल्कि क्या है उन्हें भीषण हवाओं में से क्या है रस खींचकर जो है वो है सरस बन सके। ये अपनी कविता के माध्यम से जो है कवि बताना चाहता है। ठीक है जी, शीरीष के फूल के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगला जो है मैं चैप्टर जो है लेकर आऊंगा वो है भाई एक चैप्टर रहता है, इसका आखिरी चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो बाबा साहिब श्री श्री माराव अम्बेडकर जी के बारे में है। ये मैं लेकर आ रहा हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, इस सबकी कंबाइंड वीडियो आएगी आपके पास, तो इसको आप देखिए। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एग्जाम में आप देखोगे एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्वेश्चन में, चेंज सेंटेंस वर्डिंग थोड़ी उधर से उधर हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा जब एग्जाम आएगा ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आनेंगे। और मेरी बातों को सीरियसली, जो बच्चे सीरियसली लेते वो फिर बोलते हैं कि पहले पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी भी मौका है, पढ़ लीजिए। अगली वीडियो आ रही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऊपर, बड़ा अच्छा चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है पार्ट बी का। फिर हम इसमें जो एक और वीडियो आएगी कविता, इसमें सारी कविताएं प्रसंग विद व्याख्या। ठीक है, प्रसंग भी पढ़ाऊंगा, व्याख्या भी पढ़ाऊंगा। फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं फटाफट मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कविता के वो अलग से एक वीडियो डालूंगा मैं। ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है कविता का वो अलग होगी और क्वेश्चन आंसर वाली अलग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी दूसरी पुस्तक है वितान, वितान से भी हमारे पास जो भाई चैप्टर है वो भी हमने करना है। ठीक है, वितान से मैं चैप्टर बता देता हूँ, 4 ही चैप्टर है, उसकी मैं एक ही वीडियो आएगी, 4 चैप्टर की भी एक ही वीडियो आएगी। तो उसमें आप जाके फिर जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे हमारे
राइटिंग पोर्शन होगा, ठीक है। और एंड दिस वीडियो, इसमें मैं एक जब मैं ग्रामर का पोर्शन जब एंड करूँगा ना, उसमें मैं एक टिप दूंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे जनों को पेपर पहला होगा, इनके मतलब होगा जिन्होंने पेपर देना होगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मिस्टेक कर बैठते हैं और हमारे नंबर नहीं अच्छे आते, ठीक है। तो ये टिप मैं दूंगा। चलो अगली वीडियो लेकर आता हूँ मैं श्रम विभाजन के ऊपर। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि जो हमारे शीरीष के फूल थे, जो हमारा पाठ था, ठीक है जी, उसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो जो है इस पार्ट बी की, एक्चुअली पार्ट 2 में डिवाइड है, एक कविताएं वाला, एक चैप्टर्स वाला, आपकी पार्ट वाला। तो हमने पार्ट वाला का जो है आखिरी वीडियो है ये, ठीक है जी। उसके बाद हम इसी के साथ हमारा पार्ट बी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और एक पार्ट बचता है जो है कविताओं वाला, वो मैं उसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। वो हम शुरू करेंगे रिवीजन, ठीक है। एंड में मैं एक वो डाल दूंगा, एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन पेपर देखूंगा, देखते हैं बच्चे कितने मेरा पढ़ाया, कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अपना जो बताना कि आपको कितने % फर्क पड़ा। 2-3 दिन में आपको नज़र आ जाएगा, 2-3 दिन में आपको पता लग जाएगा कि वाकई मेरा पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कोशिश करना, ठीक है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए जो हमारा आखिरी पार्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के बारे में। हाँ जी, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल सन 1891, 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है जी। महू मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ठीक है जी, जेनिस एंड डेवलपमेंट, 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति द अनटचेबल्स हु आर दे, 1948 में हु आर द शूद्राज, 1996 1946 में बुद्ध है ना, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ठीक है। 1957 में थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, 1955 द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, 1923 में द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की थीसिस 1916 में, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, 1965 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, 1943, ठीक है, 1943 बुद्धिज्म एंड कंफ्यूजम, ठीक है, कम्युनिज्म, 1956 1956 पुस्तकें व भाषण, मुख नायक बहिष्कृत, भारत जनता पत्रिका संपादन, हिंदी में उनका जो है संपूर्ण वाड्यम, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, ठीक है। बाबा साहिब आम्बेडकर संपूर्ण वाड्यम नाम से 21 खंडों में क्या प्रकाशित हो चुके हैं। इनका निधन जो है वो दिसंबर सन 1956 1956 में उनका जो है निधन हो गया था। हमारा जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका सार मैं करवा देता हूँ। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन की दोषी। देखो इस युग में भी क्या है, कुछ लोग जातिवाद में समर्थक है। वे मानते क्या हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर क्या श्रम का विभाजन आवश्यक है।
परंतु इनमें से क्या है आपत्ति है ना, आपत्ति इस बात पर है, आपत्ति मतलब इस बात पे प्रॉब्लम है इनको कि जातिवाद जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। ठीक है, किसी भी सभ्य जो है समाज में श्रम विभाजन जो है वो आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का जो है अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर क्या है एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। कहने का भाव क्या है कि आजकल क्या है समाज में जाति प्रथा जो है ये जो है रीति रूढ़िवादी है, वैसे सदियों से चलती आ रही है जाति प्रथा, मतलब जाति के बाद में से वैद है ना, जो है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के बच्चे होंगे वो ब्राह्मण मतलब कार्य के आधार पर होता है कि अगर लोहार का बेटा है तो लोहार बनेगा, सुनार का बेटा है सुनार, कुम्हार का बेटा है कुम्हार, ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ठीक है, टीचर का बेटा टीचर। कहने का भाव क्या है कि जो आपका बेटा है उसकी राय अपनी मर्जी होनी चाहिए। ये प्रोफेशन देखकर नहीं होता भाई फौजी है तो का बेटा तो फौजी ही बनेगा, नहीं, उसका चॉइस है, उसकी जो है कि वो क्या करना चाहता है वो उसकी मर्जी, हम कुछ नहीं कह सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो रीति है जाति प्रथा, इसको ये समाज में जो है बुरा है। ऊंच नीच देखो, जब भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया तो ये देखकर तो किया ही नहीं होगा कि वैश्य के घर पे पैदा हो गए ब्राह्मण है, ये तो हम लोगों ने ही बोला है कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शद्रु है ना, शूद्र है। ये तो बाद की बात है ना, अभी तो वो फिलहाल के लिए बच्चा है, वो उस बच्चे को क्या ही पता है हम क्या है, वो तो हमने डाल रखा, तुम नहीं, तुम ये तुम नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो हटनी चाहिए समाज में। ठीक है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भाई यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म समाज को क्या है चाहिए कि व्यक्तियों को क्या है अपनी रुचि अनुसार जो है पेशा चुनने के योग्य है ना, उसे अपनी चॉइस है कि उससे अपना ही है कि चुन सकता है अपनी इच्छा अनुसार। इसके विपरीत जाति प्रथा जो है मनुष्य को क्या है माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार क्या है पेशा अपनाने के लिए क्या है मजबूर करती है, उसकी मर्जी नहीं, अपना हम जो बोलेंगे वो ही इसको करना पड़ेगा, ये गलत चीज है। भूखमरी और बेरोजगार का कारण क्या है कि जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर क्या है ऐसे पेशे के साथ बांध देते हैं कि बांध देने की क्या है दोषी है। इसके कारण क्या यदि किसी उद्योग धंधे तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो भैया लोगों भूखे मरने लगते हैं भाई। ठीक है, हिंदू समाज में क्या है पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या जो है सामने आ जाती है, और इसका कारण है हम इंसान, हम मनुष्य, कोई बार वाला नहीं है, हमने ही बना रखा है चीजें। देखो जाति प्रथा से क्या किया गया है, देखो विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व लेख होता है। देखो परिणाम स्वरूप क्या है लोग विवशता के साथ अरुचि पूर्व काम करते हैं, ऐसे लोग क्या है टालू मानसिकता के शिकार जो है वो होते हैं, अंततः उसका नाम जो है में दिल दिमाग में नहीं लग पाता। अंततः जाति प्रथा जो है मनुष्य की क्या है प्रेरणा और रुचि को क्या है दबाने के लिए क्या है भी दोषी है। ठीक है जी, लेखक की कल्पना का आदर्श समाज, देखो लेखक की कल्पना का आदर्श समाज है जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृता का भाव है। ठीक है, भ्रातृता मतलब भाईचारा में किसी में कोई आपत्ति नहीं हो सकी। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी भ्राताचार का भाव हो। ठीक है, वांछित परिवर्तन समाज में क्या है तुरंत सब तरफ फैल जाए, ऐसे समाज में क्या है सबको सब कार्य में क्या है सब भाग लेना चाहिए, सबको सबकी क्या है रक्षा के प्रति क्या है सजग होना चाहिए, सबको सामाजिक संपर्क के क्या है साधन और अवसर जो है उपलब्ध होना चाहिए, भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या है लोकतंत्र है। ठीक है जी, तो लोकतंत्र का वास्तव में क्या है शासन पद्धति नहीं बल्कि सामूहिक जीवनचर्या
और अनुभवों की क्या है, सामूहिक आदान प्रदान क्या है, इसमें अपने साथियों के प्रति क्या है, श्रद्धा तथा सम्मान का जो है भाव अवश्य होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, देखो आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की जो स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। भाई संपत्ति रखने के है, जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने के लिए क्या है, आधार पर किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता के देने के अधिकार जो है के लिए क्या है, लोग तैयार नहीं होते। इसके लिए क्या है, अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं जो है स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में क्या है, मनुष्य दास्ता में जकड़ा रह जाता है। दास्ता केवल कानूनी नहीं होती, जहाँ दूसरों के द्वारा क्या है, निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े, वहाँ भी क्या है, दास्ता होती है। जाति प्रथा में भी क्या है, अपनी इच्छा से क्या है, विरुद्ध पेशा अपनाने जो है वो पड़ते हैं। और ये बात सत्य है, कोई मन घड़त नहीं है, सच सत्य पर आधारित है। ठीक है। समानता, देखो समता, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या है, नारे में समता शब्द जो है वो विवाद विवाद विवादास्पद, ठीक है, विवादास्पद रहा है। समता के आलोचक का क्या कहना है कि सभी मनुष्य जो है बराबर नहीं होते। यह तथ्य होते हुए भी कि महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि समता असंभव होते हुए भी क्या है, नियामक सिद्धांत मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर होती है। 3 बातों पर निर्भर रहती है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, तीसरा है मनुष्य अपने प्रयत्न। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकारी, तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। ये 3 चीजों पर जो है जाति प्रथा जो है निर्भर है ना। तो प्रश्न है कि इन 3 दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित जो है वो करने पे पूरे अवसर जो है वो देना चाहिए। ठीक है। वंश और सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद अनावश्यक। देखो लेखक क्या मानता है कि वंश परंपरा सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर क्या है, असमानता नहीं होनी चाहिए। इसकी केवल सुविधा संपन्न लोग को जो है वो लाभ जो है वो मिलेगा। ठीक है। वास्तव में जो है प्रयास मनुष्य के वंश में क्या है, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, उसके वंश में नहीं है, नहीं है। तो अंतः वंश और सामाजिकता के आधार पर क्या है, समान व्यवहार जो है करना अनुचित है। तो दूसरे शब्दों में सभी सदस्यों की जो है अधिकतम उपयोगिता पर्याप्त जो है वो करने के लिए जो है समाज में क्या है, समान अवसरों के साथ जो है वो व्यवहार का होना आवश्यक है। तो राजनेताओं के व्यवहार में समता, देखो एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से क्या है पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में क्या है जानने का, उनकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। अतः उनके लिए क्या है, यही व्यवहार सिद्ध उपयोगी है। मानवता को ध्यान रखते हुए भी क्या है, हम सबको क्या है 2 वर्गों और श्रेणियों में विभाजित न किया जाए। सबको सबके साथ क्या एक जैसा एक समान जो व्यवहार किया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उसके लिए संभव नहीं है। तो अंततः यद्यपि समता के जो है काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ के लिए यही एकमात्र जो है मार्ग और क्या है उपाय है। ठीक है जी, ये था इसका आखिरी पाठ का सार। चलिए इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा नज़र घुमा लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। तो आइए आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन, इसके पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करवा देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले 4 क्वेश्चन जो है इसके इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ। पहला, चलो एक साथ बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आम्बेडकर, ठीक है जी। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना,
जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही जो है रूप न मानने के पीछे आम्बेडकर के क्या तर्क है? ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है कि इस मतलब और में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक जो रूप क्यों नहीं मानी जा सकती? आम्बेडकर तर्क की जो है विवेचन जो है वो कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं दे देता हूं। ठीक है जी, इसका उत्तर मैं आपको दे देता हूं। ठीक है जी, देखो, लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अस्वाभाविक जो यह विभाजन जो है ना, ये अस्वाभाविक है। इस यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें व्यक्ति की क्षमता की अपेक्षा की जाती है। ये केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही श्रम जो विभाजन हो चुका है, मतलब अभी जन्म हुआ भी नहीं होता, पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं इसने क्या करना है। तो जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए जो है वो व्यवसाय से जो बांध देती है। पेशा उपयुक्त हो, पेशा जैसा मर्जी हो, चाहे मर्जी है आपकी नहीं है, ठीक है, पर व्यक्ति को वो बाध्य है, मजबूर है, बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता वो। संकट के समय भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, मनुष्य को भूखा ही मरना पड़ता है। उसे ये भी वो नहीं है, उसे ये भी राइट्स नहीं है, या वो भी नहीं है, ठीक है, कि वो अपना पेशा जो है वो बदल सके। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का ये कारण है, कैसे बनी रहती है, कैसे बनी रही है, क्या वह स्थिति आज भी है? जाति प्रथा, ठीक है, देखो जाति प्रथा, मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ इसका। जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह पेशे में पारंगत हो। उद्योग धंधे की प्रक्रिया में वह तकनीक निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात ऐसे परिवर्तन होते हैं। सीधा लिख लेना कि कभी कभी ऐसे परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति पेशा बदलने को क्या है, बाध्य होता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे तो भुखमरी और बेरोजगारी आएगी ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। दो को पोर्शन में दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। पहला पार्ट तो यही है कि बेरोजगारी व भुखमरी का कारण कैसे बनती है, तो इसका ये कारण है। दूसरे में वो बोल रहे हैं क्या स्थिति आज भी है? हाँ, आज भी है जो है जाति प्रथा एक ऐसी स्थिति बाध्यता नहीं है। लोग पैतृक व्यवसाय त्याग कर के हम नए पेशे में जा रहे हैं, नहीं है, आज में नहीं है। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े होते हैं वे तो स्वेच्छा से या अथवा क्षेत्र की दक्षता के अभाव के कारण जो है वो कर रहा है। ठीक है जी, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और में क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर के मत अनुसार दास्ता की जो है आपको व्याख्या देनी है। ठीक है जी, तो देखिए उत्तर बताता हूँ। लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता की ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्य का पालन जो है करने के लिए जो है विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी क्या है पाई जा सकती है। उदाहरण, जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को क्या है, किसी जाति प्रथा किसी तरह के व्यक्ति ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोग अपनी इच्छा से क्या है विरुद्ध पेशा अपनाने पड़ते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की शारीरिक वंश परंपरा सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद भी आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्ध जो है मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या तर्क है? तो इसका उत्तर मैं दे देता हूं। देखो, डॉक्टर अंबेडकर यह जानते हुए भी कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्य में असमानता का होना जो है वह संभव है, समता का व्यवहार सिद्धांत को मनाने का आग्रह जो है करते हैं। इसके पीछे लेखक का क्या तर्क है कि समाज को यदि अपने सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समाज के क्या सभी सदस्यों को क्या आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए।
राजनीतिज्ञों को भी क्या हम सब मनुष्य के साथ क्या है समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या अपनी क्षमता का विकास जो है करने के लिए बराबर अवसर देने चाहिए। उनका तर्क क्या है कि वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वंश में नहीं, अंततः उस आधार पर निर्णय लेना जो है वो उचित है। जो पेपर में जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम विभाजन बढ़ाइए, जाति प्रथा श्रम विभाजन जो है के दोषों में उल्लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर दीजिए। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। और एक शीरीष के फूल से भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताना भूल गया। शीरीष के फूल पाठ के आधार पर शीरीष के फूल की विशेषता लिखिए, तो मैंने ये भी आपको करवा रखा है। ठीक है जी, तो मैंने आपको करवा दिया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो एक चीज है, थोड़ा समय 2 मिनट। तो ये था भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के। इसी के साथ पाठ भी जो है वो खत्म होता है। इसका जो अगला है मतलब कविताएं हैं वो कल तक आ जाएगी, पोस्ट हो जाएगी, आप देख वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मेन। ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाना क्वेश्चंस के ऊपर भी। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं जो पेपर में आने के चांसेस है। चांसेस भी नहीं कह सकता है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अभी भी बोल रहा हूँ, सीरियस होना बहुत ही जरूरी है लाइफ में। सीरियस होना बहुत ही जरूरी है लाइफ में। ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मकसद है कि बच्चे जो है सारी बुक रट के चल जाते हैं। वैसे ये भी बात सही है कि बुक रटना नहीं है इम्पोर्टेंट, मेन देखा स्मार्ट जो है हम स्मार्ट वे में हम काम करेंगे। एक बार आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसे ऐसी चीज़ बताऊंगा, ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा। टेक्निक्स नहीं है, देखो कोई भी टेक्निक नहीं होती, जैसे अपना एक माइंडसेट होता है कि क्या आपका पढ़ने का क्या तरीका है। इन्वायरमेंट भी जैसे जो है कमरे का जो है वातावरण भी मायने रखता है। ठीक है, ये था हिंदी के ऊपर। इसके बाद में एक आपकी पुस्तक भी है वितान भाग 2, उसके 4 ही चैप्टर, वो भी मैं एक ही वीडियो में आपको 4 चैप्टर मैं करवा दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो आएगी उसकी भी। फिर उसके बाद है अभिव्यक्ति माध्यम से भी आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में जो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं पोस्ट करूंगा जब हो जाएगी रिवीजन। फिर देखेंगे इसको अब जो है सॉल्व करके PDF बना के मैं जीमेल भी डाल दूंगा, जीमेल में पोस्ट कर देना। ठीक है, ठीक है, जीमेल में दे दूंगा, जीमेल में पोस्ट कर देना। ठीक है जी, रखता हूँ, मिलूंगा एक कविताओं के ऊपर वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी को पता है क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मेरा चैनल का नाम आप सब जानते ही हैं, एजुकेशन फंडा 2.0। यहाँ पे आपको सिंपल तरीके और स्मार्ट वे पढ़ने का कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, मैं रखता हूँ, ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अगली वीडियो लेके आऊँगा कविता और जो हमारी दूसरी पुस्तक है वितान, उसके बारे में। ठीक है, उसके चैप्टर्स भी हम कर लेंगे, कविताएं कर लेंगे। ठीक है जी, तब के लिए नमस्कार। जल्द हाजिर होऊंगा आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।